प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में अपनी सहयोगी मनीषा सिंह जी का बड़ा आभारी हूं और अपने एक मित्र विकास का, जिसने हमें यह अवसर उपलब्ध कराया कि मैं आपके कॉलेज के विद्यार्थियों को, खास करके जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उन्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोई अपनी बात कहूं। यद्यपि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक यूनिट पर भी बातचीत करने में लगभग 2-3 लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि विषय के साथ और विद्यार्थियों के साथ कुछ न्याय कर पाऊं। और आज मैं आपके साथ जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं वह हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस पर ही मेरी बातचीत केंद्रित होगी। लेकिन उस विषय पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए, दुनिया में लगभग साम्यवाद के अवसान के बाद और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ज्ञान मीमांसा पर बातचीत करने की प्रवृत्ति पूरी दुनिया में फिर से बहुत बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि साम्यवाद के अवसान ने यह साबित कर दिया कि जिस प्रकार से ज्ञान का निर्माण किया जा रहा था, जिस तरह के ज्ञान का उत्पादन किया जा रहा था, उस ज्ञान ने दुनिया को उस रूप में नहीं चलाया, उस रूप में नहीं ढाला जैसा कि इसके साथ दावे किए जा रहे थे। और यही बात ग्लोबलाइजेशन के आने के साथ भी हुई कि पूंजीवाद ने जो एक सपना दिखाया हुआ था, आधुनिकता ने जो एक सपना दिखाया हुआ था, वह भी अधूरा सा लगने लगा। और इसकी वजह से ज़रूरत पड़ गई पूरी दुनिया में कि ज्ञान मीमांसा के ऊपर फिर से चर्चा की जाए। और इस चर्चा को कई चीज़ों ने बहुत बढ़ावा दिया, जिसमें कि एक एथनिक रिसर्जेंस भी था। हम ग्लोबलाइजेशन के एज में तो आ गए हैं, लेकिन हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो निर्जातीय प्रवृत्तियां हैं, निर्जातीय संघर्ष हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया में जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो समस्याएं हैं और जो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान के जरिए हम उन सब का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस लिहाज से जो हमारे सहयोगी गण हैं वो समझेंगे कि 1990 के दशक के बाद से भारत में और दुनिया भर में मेथोडोलॉजी को लेकर के फिर से एक ज़बरदस्त बहस चल पड़ी है। इस बहस को यद्यपि पिछले शताब्दी के 60 और 70 के दशक से ही जो नई मेथोडोलॉजी आ गई थी, जैसे कि फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, इन सबों ने भी प्रेरित किया था। लेकिन धीरे धीरे पकते हुए जब ये विचार 90 के दशक के आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नई तरह की चुनौतियां आती हैं। और आज हमारे समय में ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, ऐसा लोग कहा करते हैं। तो इस स्थिति में ज्ञान सिर्फ शक्ति का ही स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा बाजार भी है। और इस नाते उस बाजार में टिके रहने के लिए भी हमें ऑथेंटिक नॉलेज। सर का माइक म्यूट हो गया। ओह सॉरी, अभी ठीक है? नाउ इट इज राइट। मैं अपनी बात शुरू करूं? चलिए, तो ये सारी बातें जब पकते पकते हमारे नई शताब्दी में चली आती हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञान सिर्फ शक्ति का ही स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान एक बहुत बड़ा बाजार है। और इस बाजार में हमें ऑथेंटिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए कि विगत वर्षों में भारत में भी पायरेसी को लेकर के बहुत सारे दिशा निर्देश यूजीसी के द्वारा आए हैं। तो हमें अब ऐसे अनुसंधान की ज़रूरत है जो समस्याओं का सटीक समाधान करने वाला हो,
जो पायरेटेड न हो और जिसका एक बाजार भी हो। इस लिहाज से हमें शोध करने की ज़रूरत पड़ती है। और सवाल ये आता है कि हम कोई शोध क्यों करते हैं। इसका एक बहुत सीधा सा सरल सा उत्तर ये है कि हम सिद्धांत बनाने के लिए शोध करते हैं और उस सिद्धांत के माध्यम से या तो हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या पुराने किसी सिद्धांत में नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, या हम यह भी करते हैं कि जो पुराने सिद्धांत बने हुए हैं उनकी विसंगतियों को दिखाकर हम उनको खारिज करते हैं और एक नए सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। यह जो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत होती है समस्या के पहचान से। जब तक हमने समस्या को नहीं पहचाना है तब तक हम किसी नए शोध की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और जब हमने समस्या को पहचान लिया है तब हम हाइपोथेसिस बनाने की ओर आते हैं। और हाइपोथेसिस वह पहला कदम होता है हमारा जहाँ पर हम शोध की दिशा में प्रवृत्त हो रहे होते हैं, मतलब उस दिशा में हम जाने की कोशिश करते हैं। तो सिद्धांत निर्माण का पहला चरण है हाइपोथेसिस का निर्माण। बहुत संक्षेप में हम समझ लें कि यह सिद्धांत होता क्या है, तो बहुत सरल शब्दों में इसे हम कहें तो सिद्धांत हम कहते हैं एक जाल को। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना यदि माइक म्यूट रखें तो मुझे सुविधा होगी, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है उधर से। तो मैं कह रहा था कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत एक जाल है जिस जाल के जरिए हम दुनिया को, समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप ये विचार करिए कि जिस तरीके से मच्छर पकड़ने वाले जाल से हम मछली मुश्किल से ही पकड़ सकते हैं, उसी तरह से यदि हमने सिद्धांत बनाया हुआ है प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए, तो उस सिद्धांत के जरिए हम किसी आनुभविक समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वह हाइपोथेसिस एक खास तरीके के लिटरेचर सर्वे की डिमांड करती है और एक खास तरीके के मेथडोलॉजी की और एक खास तरीके के रिसर्च डिजाइन की मांग करती है। कई बार मैंने अपने अनुभव में देखा है कि विद्यार्थी जो लिटरेचर सर्वे किया हुआ होता है और उसके आधार पर जिस तरह के हाइपोथेसिस का वह निर्माण किया हुआ होता है उसमें कोई औचित्यपूर्ण संबंध नहीं होता है। यह भी देखने को मिलता है कि विद्यार्थी ने या हमने जो हाइपोथेसिस बनाया हुआ है और उसके साथ जिस मेथडोलॉजी का हमने प्रयोग करने का अपने सिनॉप्सिस में उल्लेख किया हुआ है उसके साथ भी कोई तारतम्यता नहीं है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम हाइपोथेसिस क्या है और हाइपोथेसिस कितने प्रकार का होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, हम एक एक करके इस पर बातचीत कर लें और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए हम कैसे इसको लिटरेचर सर्वे से सपोर्ट दे सकते हैं और एक वर्किंग हाइपोथेसिस के जरिए हम कैसे एक रिसर्च कर सकते हैं, इस पर आपसे आज बातचीत करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के बातचीत पर आज ठोस रूप से अब आते हैं और हम यहाँ कहेंगे आपको कि हाइपोथेसिस के 4 प्रकार होते हैं। यह जो हाइपोथेसिस के 4 प्रकार हैं उनको हम यदि कुछ संवर्गों में बांटना चाहें तो सबसे पहले संवर्ग में हम रखेंगे एक चरीय या बहुचरीय प्राकल्पना। इसे हम अंग्रेजी में यूनिवेराइट या मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस कहते हैं। जो यूनिवेराइट हाइपोथेसिस होती है उसमें एक ही चर होता है, एक ही वेरिएबल होता है।
सालमंड एक विचारक हैं, उनका कहना है कि इस तरह का जो एक चरीय हाइपोथेसिस है वास्तव में वह कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं होती है, लेकिन यदि हम किसी ग्रेट पर्सनालिटी पर कुछ लिख रहे हों, कोई शोध कर रहे हों, तब हम इस तरह के हाइपोथेसिस का सहारा लिया करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस चीज़ को स्पष्ट करूं तो एक आपके सामने मैं उदाहरण रख सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू फेबियन समाजवादी थे। यह जो हाइपोथेसिस है वह क्या है, एक ग्रेट पर्सनालिटी भी है और इसमें एक ही चर लिया गया है, एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, फेबियन समाजवादी थे। तो जवाहरलाल नेहरू एक फेबियन समाजवादी थे। यह एक चरीय प्राकल्पना का एक उदाहरण है। हम इसके लिए एक दूसरा उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर आरएसएस का प्रभाव है। यहाँ भी मैंने एक ही चर लिया हुआ है। इस तरह के जो हाइपोथेसिस होते हैं, उस हाइपोथेसिस के आधार पर यदि आप अपने विश्वविद्यालयों के ग्रंथालय में जाएंगे तो कई आपको शोध मिल जाएंगे देखने के लिए जिस पर डिग्री भी अवार्ड हो गई हो। लेकिन बेहतर यह होता है कि इस तरह के हाइपोथेसिस पर कोई आर्टिकल लिखा जाए, कोई रिसर्च पेपर लिखा जाए। इस प्रकार का जो हाइपोथेसिस होता है वह शोध के लिए, मतलब जिसमें आपको पीएचडी अवार्ड होनी है, उसके लिए यह बहुत उचित नहीं माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत सारी कंपनियां कोई रिसर्च करवा रही होती हैं, तो उस रिसर्च में कंपनियां भी यूनिवेराइट हाइपोथेसिस का सहारा लिया करती हैं, और इस तरह जो रिसर्च होते हैं वह कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं होते हैं। यह एक तरीके का मार्केट सर्वे हुआ करता है। मैं समझता हूं कि यूनिवेराइट हाइपोथेसिस के उदाहरण और इसके प्रयोग के बारे में आप अभी कुछ न कुछ तो अवश्य समझ गए होंगे। अब इसी का जो दूसरा प्रारूप है हम उस पर आपसे बातचीत कर लेते हैं, और वह दूसरा प्रारूप है जिसे हम कहेंगे बहुचरीय प्राकल्पना या मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस। इसमें दो चर होते हैं, दो से अधिक चर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि इस तरह की जो हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसमें दो ही चर हो तो बेहतर होता है। हम फिर से एक उदाहरण के माध्यम से इस तरह के हाइपोथेसिस का एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। जैसे चलिए हम एक अभी बनाते हैं हाइपोथेसिस इसके लिए, तो कहेंगे अमेरिकी संविधान को आदर्श प्रारूप मानने के कारण केसी ह्वेयर भारतीय संघ को अर्ध संघ कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने दो चर का प्रयोग किया। पहला चर किया अमेरिकी संविधान एक आदर्श प्रारूप है, और दूसरा चर मैंने उपयोग में लाया कि भारतीय संघ अर्ध संघ है। यहाँ एक कार्य कारण संबंध दिखाया गया है। दो चरों के बीच में एक कार्य कारण संबंध हो जाता है जब हम मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो केसी ह्वेयर के इस हाइपोथेसिस जिसका मैं उदाहरण ले रहा हूँ, केसी ह्वेयर का उदाहरण लेकर के उसको आप देखिए तो वह एक बहुचरीय प्राकल्पना है। हम इसको और यदि कोई सरल तरीके से कहना चाहें तो कह सकते हैं एक और हाइपोथेसिस बनाकर कि राजनीतिक शिक्षा के अभाव में राजनीतिक सहभागिता घटती है। यह भी एक हाइपोथेसिस हो गई, और इसमें भी दो चर लिए गए हैं और दोनों के मध्य कार्य कारण संबंध दिखाए गए हैं। तो यदि हम पीएचडी करने के लिए कोई शोध विषय का चयन किए हुए हैं और उसमें हम जब हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं तो बेहतर होता है कि हम बहुचरीय प्राकल्पना का सहारा लें और उसमें दो चरों के मध्य एक संबंध को दिखाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, और वह सावधानी यह है कि जो मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस होता है वह खुद भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एसोसिएशनल हाइपोथेसिस और दूसरे को कहते हैं नॉन एसोसिएशनल हाइपोथेसिस।
जो बहुचरीय प्राकल्पना होती है, यदि वह सहचरी प्राकल्पना है, मतलब वह यदि एसोसिएशनल हाइपोथेसिस है, तो दो चरों के मध्य एक सकारात्मक संबंध दिखाने की कोशिश की जाएगी। जैसे राजनीति का अपराधीकरण, जब राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है तब समाज में भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है। यह क्या हो गया? यह एक मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस हो गई, जिसमें दो चरों के मध्य आपस में एक सकारात्मक संबंध दिखाया गया है। फिर से मैं दोहराता हूं कि जब राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है तब समाज में भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है। या एक और उदाहरण ले लीजिए कि केंद्र तथा राज्यों में एक दलीय आधिपत्य में वृद्धि संघ में केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। ये दोनों ही हाइपोथेसिस में जो दो दो वेरिएबल लिए गए हैं, उसमें आप देखिए तो आपस में एक सहयोगी सकारात्मक संबंध दिखाया गया है, और इसीलिए ऐसे हाइपोथेसिस को हम मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस कहा करते हैं। इसका जो दूसरा प्रारूप है, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें दो प्रारूप हैं। दूसरे को हम कहते हैं बहुचरीय प्राकल्पन, दूसरे को हम कहेंगे नॉन एसोसिएशनल मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस। इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती है उसमें दो चरों के मध्य नकारात्मक संबंध दिखाए जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से पहले हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। मान लिए हमने एक ऐसा एक हाइपोथेसिस बनाया कि नेताओं की शिक्षा का उनकी राजनीतिक सूचिता से कोई संबंध नहीं है। यह एक नॉन एसोसिएशनल हाइपोथेसिस है। दो वेरिएबल तो यहां भी लिए गए हैं, लेकिन दोनों में नकारात्मक संबंध दिखाए गए हैं। या इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिंग भेद का मतदान व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। यहां भी दो चर लिए गए हैं, लेकिन दोनों में एक नकारात्मक संबंध दिखाए गए हैं। मैं विद्यार्थियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी वे हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, वो मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस तो जरूर बनाएं, लेकिन वे नॉन एसोसिएशनल हाइपोथेसिस न हो। क्यों? इसका बड़ा आसान कारण है कि आपको इतने बार निगेशन का निगेशन करना पड़ेगा कि फिर वह एक बहुत कठिन काम पड़ जाएगा। मसलन आप ऐसा हाइपोथेसिस लिए कि एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है, तो वह जो अच्छा डॉक्टर अच्छा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है, तो एक अच्छा गायक भी अच्छा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी भी अच्छा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है, एक अच्छा वादक भी अच्छा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है। तो आपने समस्या को यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो आपको बहुत सारे जगहों पे दौड़ धूप करनी होगी और ये दिखाना होगा कि कहाँ कहाँ पर आपको अपने जो समस्या लिए हैं उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जब भी मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस आप बनाइए तो कोशिश यह करनी चाहिए कि वह मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस हो। अभी तक जो मैंने बातचीत की दो हाइपोथेसिस की, अब इसके बाद हम तीसरे हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तीसरी हाइपोथेसिस को हम शाश्वत या सांख्यिकीय हाइपोथेसिस कहते हैं, मतलब इसे हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं। यह जो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है वह समाज विज्ञानों में लिया जाना बेहद कठिन होता है, लेकिन यदि किसी ने यूनिवर्सल हाइपोथेसिस लिया और जितने बड़े रिसर्च की वो डिमांड करती है, जितने अधिक रिस्पोंडेंट से आपको रिस्पांस लेने की ज़रूरत उसमें होती है, जितने बड़े लिटरेचर को कवर करने की ज़रूरत होती है, यदि आप कवर कर लेते हैं तभी जा करके आप कोई ग्रैंड नैरेटिव, ग्रैंड थ्योरी, मेटा थ्योरी का निर्माण कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के हाइपोथेसिस बनते कैसे हैं। जैसे चलिए शाश्वत या सांख्यिकी हाइपोथेसिस जैसे मैं कह रहा हूं, उसका एक उदाहरण लेता हूं।
तो उदाहरण के रूप में हम कहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो अमेरिका के लिए भी सत्य होगी, भारत के लिए भी सत्य है, 20 साल पहले के लिए भी सत्य था और 50 साल आगे आने वाले समय के लिए भी यह सत्य होगा। तो यह जो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस में एक बड़े एरिया को कवर करने की डिमांड की जाती है। इस तरह के हाइपोथेसिस पे बहुत सारे काम हुए हैं। आपको याद होगा कि मुद्रास्फीति जब होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। यह भी एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम एक यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहेंगे। ये तीसरे तरह की हाइपोथेसिस थी। अब आइए हम चौथे हाइपोथेसिस की बात करें। ये आपको याद होगा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि हम 4 तरह के हाइपोथेसिस की अभी बातचीत करेंगे। तो जो चौथी हमारी हाइपोथेसिस होती है उसे हम कहते हैं क्रमिक या समयी प्राकल्पना। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पोरल हाइपोथेसिस। यह जो टेम्पोरल हाइपोथेसिस होती है, इसमें कौन सा चर, कौन सा वेरिएबल किसके बाद आता है, कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है, यह लिखा गया होता है। एक उदाहरण के माध्यम से फिर मैं इसको आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए हाइपोथेसिस यह बनाई गई है कि वेतन वृद्धि के बाद कीमतों में वृद्धि होती है। तो यहाँ 2 हाइपोथेसिस हैं, 2 वेरिएबल हैं। पहले क्या होगा, वेतन वृद्धि पहले होगा, कीमतों में वृद्धि बाद में आएगी। इसी तरह का एक और उदाहरण हाइपोथेसिस का ले लीजिए। उसमें हम कह सकते हैं कि चुनाव के पहले सरकार जन लुभावन बजट प्रस्तुत करती है। इसमें क्या हो गया कि जन लुभावन बजट कब आता है, चुनाव के ठीक पहले आता है। तो इसमें क्या किया गया, जो टेम्पोरल हाइपोथेसिस है उसमें क्या किया जाता है कि जो 2 चर लिए गए हैं वह कौन किसके बाद आएगा, इसकी एक शब्दों में इसको क्रमबद्ध करके रखा जाता है। अब ये जो 4 तरह के हाइपोथेसिस हैं, मान लीजिए हमने पहले से समस्या का पहचान कर लिया है और हमने इन चारों में से किसी एक समवर्ग का हाइपोथेसिस बना लिया है। तो हाइपोथेसिस जब बना लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें समझ लेने की ज़रूरत है कि हम हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं। क्या हम बिना कुछ पढ़े लिखे हाइपोथेसिस बना लेते हैं, क्या हमने अपने अनुभवों में कुछ देखा है, भले ही वैसा पढ़ा न हो, उसके आधार पर हाइपोथेसिस बना लेते हैं, या किसी ने हमसे कोई बातचीत किया हो, उस बातचीत के दरमियान हमको किसी समस्या को समझने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो, उसके माध्यम से हम हाइपोथेसिस बना लिए हों, या हम 10-20 किताबों को पढ़ने के बाद हाइपोथेसिस बनाए हों। जो भी हो, ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। पर मान लीजिए हमने इन सब चीज़ का सहारा लिया हो और विशेष रूप से कुछ पढ़ लिख भी लिया हो और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया हो। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप कोई रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, आपने लिटरेचर सर्वे पहले से कर रखा है और आपने हाइपोथेसिस बना लिया, इसके बाद आप फिर से उस लिटरेचर का रिव्यू कीजिए। कुछ लिखने से पहले जो 200, 250, 300, 400 शब्द लिखते हैं लिटरेचर सर्वे पर हाइपोथेसिस के बाद, आप एक बार फिर से उस लिटरेचर का रिव्यू कीजिए और यह परखने की कोशिश कीजिए, यह पड़ताल करने की कोशिश कीजिए कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है और जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, जिस लिटरेचर का आपने सर्वे किया है, कहीं उस हाइपोथेसिस का उत्तर उस लिटरेचर में पहले से ही तो दिया हुआ नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो लिटरेचर आपने सर्वे किया है उसमें उस हाइपोथेसिस का उत्तर नहीं दिया हुआ है, तब आप यकीन मानिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए ज़रूरी यह होता है कि जिस लिटरेचर का आप सर्वे कर रहे हैं
वह लिटरेचर भी ऑथेंटिक हो और साथ में उसका दायरा भी बड़ा हो। ये न हो कि हम मनमाने तरीके से किसी भी किताब का कुछ भी तरीके से हम थोड़ा सा 2 लाइन में कुछ लिख दें कि यह कहाँ से छपी, कौन इसके लेखक थे और क्या इसकी मुख्य बात थी। इसी से काम नहीं चल जाता है, बल्कि लिटरेचर सर्वे करते समय हमको ध्यान देना होता है कि जिस लिटरेचर का हम सर्वे कर रहे हैं उस लिटरेचर में वेरिएबल कौन कौन से लिए गए थे और हमने जो वेरिएबल लेना है वह जो हमने लिटरेचर सर्वे किया हुआ है उससे अलग कैसे होगा। यह बेहद ज़रूरी है कि हम जो शोध करने जा रहे हैं और जिस वेरिएबल का सहारा लेने जा रहे हैं उस वेरिएबल का सहारा लेकर के पहले से रिसर्च न हुआ हो, और यदि हुआ भी है तो 1-2 वेरिएबल के मध्य जो संबंध निकालने का प्रयास पहले के लेखकों ने, पहले के विचारकों ने किया हुआ है, हम उसी तरह के संबंध को निकालने की कोशिश, बनाने की कोशिश न करें, बल्कि हम जो पुराने विचारकों ने, लेखकों ने वेरिएबल लिया हुआ है उसके साथ हम किसी नए वेरिएबल को जोड़ने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते हैं तब जा कर के हमारा रिसर्च एक ऐसी दिशा में ज़रूर जा सकता है जो हमें नाम भी देगा, यश भी देगा और यकीन मानिए ज्ञान एक बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है तो धन भी उपलब्ध कराएगा। अब जब हम एक हाइपोथेसिस निर्माण की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं तब हमें रिसर्च डिज़ाइन का चुनाव करना होता है। जो हमारी हाइपोथेसिस है, मैं शुरू में ही कहा कि वह हमारी मेथोडोलॉजी को भी चुनना चाहिए अपने हाइपोथेसिस के अनुसार ही, और हमको उसके लिए कितना बजट चाहिए, कितना समय चाहिए, ये सब भी अपनी हाइपोथेसिस की जो रूपरेखा है, उसकी डिमांड है, उसके आधार पर ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हाइपोथेसिस की डिमांड कुछ और हो और हमने रिसर्च डिज़ाइन कुछ अन्य तरीके का बना लिया हो। इसको एक मिसाल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए हमने कोई एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन बनाया है। जो एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन है वह प्रायः थ्योरेटिकल जो रिसर्च होते हैं उसमें काम में आता है। और मान लीजिए हमने एक एनालिटिकल रिसर्च एक हाइपोथेसिस लिया हमने कि प्लेटो राज्य को परिवार बना देना चाहते हैं। यह एक एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन की डिमांड करने वाली हाइपोथेसिस है और हमने क्या किया, इसके लिए एक एम्पिरिकल रिसर्च डिज़ाइन बना लिया। 100 लोगों के आसपास एक रिस्पोंडेंट का समूह तैयार कर लिया, फिर एक क्वेश्चनर बना लिया, इंटरव्यू शेड्यूल बना लिया गया और चले गए उन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई हुई थी वह एम्पिरिकल रिसर्च डिज़ाइन की डिमांड ही नहीं करती थी। तो उसका काम तो सिर्फ हम जो प्राइमरी सोर्स हैं प्लेटो को लेकर के उसी पर हमारा काम चल सकता था। तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से ना तो अच्छे एग्जामिनर डिग्री देते हैं और ना ही ऐसे रिसर्च की कोई समाज में डिमांड रहती है, खास करके लंबे समय के लिए। आज के समय में हम एक अच्छी हाइपोथेसिस और एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन उसको मानते हैं जिसमें थ्योरी का और एम्पिरिसिज्म का दोनों का समावेश उचित मात्रा में ठीक तरीके से किया गया हो। यह उचित समायोजन बनेगा कैसे? इस उचित समायोजन को बनाने के लिए हम एक यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस का प्रस्ताव करते हैं और उस प्रस्ताव के आधार पर हम फिर कैसे लिटरेचर सर्वे करेंगे और किस प्रकार का रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाया
कि राज्य की निगरानी क्षमता में वृद्धि एक नए प्रकार के सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दे रही है। अब यहां देखिए, यह भी एक मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस है। इस मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस में राज्य की निगरानी क्षमता और सर्वाधिकारवाद में एक सकारात्मक संबंध है, इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। अब यह एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें हम एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन और एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन दोनों को जोड़ सकते हैं। कैसे, इस बात को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि राज्य और सर्वाधिकारवाद पर बात आती है तो आप विचार करिए कि हमारा ध्यान कहां पर जाएगा। तो हमारा ध्यान जाएगा हन्ना अरेंट पे, क्योंकि उन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नाम की किताब लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि जब हम लिटरेचर सर्वे करेंगे तब हम हन्ना अरेंट की इस किताब को पढ़ेंगे। हन्ना अरेंट आपको पता है कि 60 और 70 के दशक में लिख रही थी और उस वक्त स्टेट के पास सर्विलांस के इतने बड़े व्यापक क्षेत्र नहीं थे। इसका मतलब जब हम हन्ना अरेंट को पढ़ते हुए लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं तब हम अपने एक वेरिएबल के लिए जगह बना ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हन्ना अरेंट से वह बात छूट गई होगी। लेकिन सिर्फ हन्ना अरेंट को ही पढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। राज्य के सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति पर गांधी ने भी लिखा हुआ है, तो हम हिंद स्वराज को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हिंद स्वराज को ही पढ़ लिए तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी, वो पुरानी किताबें हो जाएंगी। अब नए समय में इन मुद्दों पे कौन लोग विचार कर रहे हैं और वे लोग क्या कह रहे हैं, इन मुद्दों पर हम आएंगे। और हम इस क्रम में पढ़ने की कोशिश करेंगे मैकफर्सन को, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे माइकल सैंडल को, हम कोशिश करेंगे पढ़ने की फ्रेंच फैनन को, लॉर्ड हेवर्ड को, या बिल्कुल नया युवाल नोआ हरारी को, जिसके बारे में आपको पता है कि 3 महीने पहले ही उसने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा था और उसमें बताने की कोशिश की थी कि कैसे जो ये पैंडेमिक है वह स्टेट सर्विलांस को बढ़ावा देगी। ये अलग बात है कि इससे सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति राज्यों में बनेगी, इस ओर वह मौन रह गया, बल्कि वह चाहता तो इस ओर भी जा सकता था। लेकिन उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया कि हम एक ऐसे युग में शायद प्रवेश कर सकते हैं जिसमें नेशनलिस्टिक आइसोलेशन का दौर आ जाएगा। तो इतने जब हम लिटरेचर सर्वे कर लेंगे तो इस लिटरेचर सर्वे के जरिए इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है और इन्होंने जिस चीज को नहीं दिखाया है, हम उसको दिखाने के लिए अपना एक जमीन तैयार कर लेंगे। वास्तव में जो लिटरेचर सर्वे होता है वह अपने लिए जमीन तैयार करना होता है। सॉरी, 1 सेकेंड रुकता हूं, जरा पानी पी लेता हूं, हम फिर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो लिटरेचर सर्वे होता है वह अपने हाइपोथेसिस के लिए एक जमीन तैयार करने जैसा काम होता है, और हम अपने लिए जितने अच्छे तरीके से जमीन तैयार करते हैं, आगे चल करके हमको अपने काम को करने में, अपने शोध को आगे बढ़ाने में, पूरा करने में उतनी ही अधिक सुविधा होती है। अब मान लीजिए राज्य की निगरानी क्षमता में वृद्धि एक नए प्रकार के सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये हाइपोथेसिस थी। हमने इसके लिए लिटरेचर सर्वे कर लिया। अब लिटरेचर सर्वे के बाद हम वे कौन से वेरिएबल रखने जा रहे हैं जो पहले के लेखकों ने नहीं लिया था और जो आज के समय की डिमांड है, ये भी कुछ न कुछ हमारे मन में, हमारे सामने स्पष्ट हो चुका होता है। और हम
यदि इसी वेरिएबल को आधार बना लें तो हम कहेंगे पेंडेमिक हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म हमारा दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हमारा तीसरा वेरिएबल हो जाएगा, तकनीकी वर्चस्व हमारा एक चौथा वेरिएबल हो जाएगा। और ये सब जो वेरिएबल हैं हम ये हम दिखाने की हैसियत में होंगे कि जो लिटरेचर हमने किया हुआ है, लिटरेचर सर्वे हमने किया हुआ है, और जो पहले के विचारक थे, लेखक थे, उन्होंने इस तरह के वेरिएबल को आधार बना करके नहीं लिखा था। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे शोध की, इससे हमारे अनुसंधान का जो महत्व है, उसकी जो आवश्यकता है कि हम क्यों रिसर्च करने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है, हम इसको लिखने की भी स्थिति में होंगे। और एक तरीके से हमारे रिसर्च के लिए यह एक वेरिफिकेशन का, कि हमारा रिसर्च क्यों वेरीफाइड है, जस्टिफिकेशन का, कि हम क्यों रिसर्च करने जा रहे हैं, क्यों जरूरी है, हम उस चीज़ को यहाँ पर आकर के स्पष्ट कर पाते हैं। लेकिन जब हम लिटरेचर सर्वे कर रहे होते हैं तो हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लिटरेचर सर्वे करें कैसे। सामान्यतः जो एक परिपाटी सी भारत में अधिकांश जगह पाई जाती है कि विद्यार्थी या रिसर्चर 8-10 किताबों का फाइल कार्ड एनालिसिस सिस्टम के जरिए एक लिटरेचर सर्वे कर देता है। यह जो फाइल कार्ड एनालिसिस सिस्टम का लिटरेचर सर्वे होता है वह बहुत ही आसान है और बहुत ही बेकार भी है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप माफ़ करिएगा। ऐसा इसलिए कि फाइल कार्ड एनालिसिस सिस्टम, जिसमें कि हम क्या करते हैं, लेखक कौन है, प्रकाशन का वर्ष कौन सा है, प्रकाशक कौन है, और इसका मुख्य थीम क्या है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 3-4 लाइन में, एक लेखक को आधार बना के 5 लाइन में लिख देते हैं। और ऐसा हम 8-10 लेखकों का उदाहरण दे दिया करते हैं। पर इससे होता क्या है कि इससे हम जो अलग अलग रिसर्च हो चुके हैं उनके बीच में जो गैप है, उस गैप को हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए लिटरेचर सर्वे का जो आज समकालीन और एक मानक तरीका माना जाता है उसको हम कहते हैं आइडिया सेंट्रिक लिटरेचर सर्वे। इसको ऐसे करेंगे कि एक आइडिया को केंद्र में रखेंगे। यहाँ हम लेखक को या किताब को केंद्र में नहीं रखेंगे, किसी आइडिया को केंद्र में रखेंगे कि एक आइडिया को लेकर के ये 2-3-4 किताबें लिखी गई और इन 2-3-4 किताबों में ये वेरिएबल लिए गए और इसके आधार पे जो लेखकों ने लिखने की कोशिश की वह आपस में ही एक दूसरे को किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और ये लोग वो कौन सा एंगल था जिसे देख नहीं पाए और जिसे हम देखने का दावा कर रहे हैं अपने रिसर्च के माध्यम से। तो जब हम आइडिया सेंट्रिक लिटरेचर सर्वे करते हैं तो इससे हमारा काम समझ लीजिए कि आधा लगभग हो चुका होता है, क्योंकि हमें तब पता होता है, बहुत ठोस तरीके से पता होता है कि हमें रेफरेंसेस कौन से देने हैं, जो रेफरेंसेस हमको देने हैं उसमें कमियां क्या थीं, वो कमियां क्यों रह गई, क्योंकि उसने फलाने वेरिएबल को नहीं लिया। यदि उसने फलाने वेरिएबल को लिया होता तो उसमें किस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन चले आते, ये सब रिसर्चर के सामने स्पष्ट हो चुका होता है, एकदम शीशे की तरह साफ हो चुका होता है। और ऐसी स्थिति में जब रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए आगे बढ़ता है तो उसे फिर उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि अमूमन लोगों को मैंने करते हुए देखा है। यहाँ तक आने के बाद हाइपोथेसिस को लेकर के, लिटरेचर सर्वे को लेकर के मेरी 80% बात लगभग ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जितनी बातें मैं अभी आपको कहा हूँ उसके आधार पर एक पूरा हाइपोथेसिस की एक रूपरेखा किसी विषय को लेकर के कैसे बना ली जाए,
हम इस मुद्दे पर भी अपनी बातचीत आपके सामने रखना चाहेंगे, ताकि इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से आप समझें। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये चर्चा करना चाहूँगा कि जब हम किसी शोध कार्य के लिए जो एकेडमिक है, जिससे हमें पीएचडी की डिग्री मिलने वाली है, या फिर कोई पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए हम लिख रहे हैं, तो हम अब एक साथ 1, 2, 3, 4 हाइपोथेसिस रख सकते हैं, लेकिन हम 7, 8 हाइपोथेसिस भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा कोई एक ही हाइपोथेसिस ऐसा होगा जो मुख्य हाइपोथेसिस होगा, और बाकी सब सब्सिडरी हाइपोथेसिस होंगे, मतलब आनुषांगिक प्राकल्पनाएं होंगी। और जितने हमारे चैप्टर होंगे उससे एक कम हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है। एक कम इसलिए कि लास्ट में हमको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में भी हम हाइपोथेसिस की ही तो कम से कम चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि 6 चैप्टर हैं और विद्यार्थी ने 7 वेरिएबल लिया हुआ है, 7 हाइपोथेसिस लिया हुआ है। तो कम से कम एक हाइपोथेसिस तो जो आपका मेन हाइपोथेसिस है, जिसमें कि आप अपना इंट्रोडक्टरी चैप्टर लिखेंगे, और कम से कम उसके बाद हर एक हाइपोथेसिस के साथ जो आपकी आनुषांगिक प्राकल्पनाएं हैं उसके साथ तो कम से कम एक चैप्टर लिखेंगे। तो इसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने इस बात को स्पष्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको 7 हाइपोथेसिस ले करके दिखाता हूं, जिसमें कि एक मुख्य हाइपोथेसिस है और बाकी के जो 6 हैं वह आनुषांगिक प्राकल्पनाएं हैं। तो चलिए, सबसे पहले हाइपोथेसिस मैंने लिया, और जो अभी हाइपोथेसिस मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, उस पर कुछ ही महीनों बाद मेरी एक किताब आने वाली है, इसलिए ये मेरे लिए रुचिकर है इस वक्त आपसे बातचीत करना इस मुद्दे पर। तो चलिए, मैंने पहला हाइपोथेसिस लिया, वह ये कि सभी राष्ट्रीयताएं पूर्व आधुनिक हैं, अतः राष्ट्रवाद भी पूर्व आधुनिक अवधारणा है। ये मान लीजिए पहला हाइपोथेसिस लिया गया, और ये हाइपोथेसिस ऐसा है कि 200 साल में लिखे गए लिटरेचर को खारिज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद इसमें दूसरी हाइपोथेसिस रखने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि हमको 50 किताबें पढ़नी है, और जिसमें बड़े महान विचारक हैं, और उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस कॉन्ट्राडिक्शन को निकाल करके सामने रखना है। मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा सभी राष्ट्रीयताएं पूर्व आधुनिक हैं, अतः राष्ट्रवाद भी पूर्व आधुनिक अवधारणा है। आपको पता ही है कि प्रायः हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इस हाइपोथेसिस के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस पूरी स्थापना को खारिज करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब एक इतनी बड़ी हाइपोथेसिस ली गई है जिसका आकार इतना बड़ा है, तो इसके साथ हमें पूर्व और पश्चिम में भी इस चीज को दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि खुद पश्चिम में भी जो हाइपोथेसिस मैं लिया हूं उससे हम पश्चिम की स्टडी भी करके दिखा सकते हैं और भारत की स्टडी भी करके दिखा सकते हैं। तो चलिए, दूसरी हाइपोथेसिस मैंने लिया, वह क्या है, वो देखिए पश्चिम से लिया जा रहा है। उसको हम कहेंगे कि ग्रीक चिंतन में भी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति पेराक्लीज और सिकंदर के भाषण में हुई है। इससे मैंने क्या किया कि इससे मैंने जो पहला हाइपोथेसिस मेरा था उसी को सपोर्ट करने के लिए एरिया वाइज देखेंगे तो पश्चिम को इसमें आधार बनाया, और अपने पहली हाइपोथेसिस को, मुख्य हाइपोथेसिस को इससे सपोर्ट किया। पहली हाइपोथेसिस मेरा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो जाएगा, दूसरे चैप्टर से हमारी शुरुआत होगी, तो जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे आधार वहाँ क्या है, पेराक्लीज का भाषण है, सिकंदर का भाषण है।
लेकिन हम सिर्फ पेराक्लीज और सिकंदर के इर्द गिर्द ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे वहाँ भी राष्ट्रवाद है, और दूसरे उदाहरणों के माध्यम से हम वहाँ बातचीत करेंगे। हम स्टोइक थिंकर्स को भी लेंगे वहाँ पे, हम एपिक्यूरिक थिंकर्स को भी ले सकते हैं, और उनके स्टेटमेंट के जरिए हम ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए तीसरी बात, अब भारत पे चले आते हैं। क्योंकि पहले हाइपोथेसिस में मैंने एरिया तय नहीं किया था, तो इसीलिए दूसरे में क्या किया, एरिया तय किया। तो वो एरिया मान लिए आधा ग्लोब है, तो आधा ग्लोब अभी बाकी रह गया है, तो हम तीसरी हाइपोथेसिस लेंगे और वहाँ कहेंगे भारत में ऋग्वेद के वाक देवी सूक्त में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई है। तो जब मैंने यहाँ तीसरे हाइपोथेसिस में कहा, तो यह ऊपर के दोनों हाइपोथेसिस के फेवर में कही गई बात है। हाँ, एरिया अलग है। हमने भारत से सपोर्ट लिया कि यहाँ भी मॉडर्न एज के पहले राष्ट्रवाद की चर्चा हुई है। अब समस्या क्या है, हमने ग्रीक एज को भी दिखा दिया, हमने एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशन को भी दिखा दिया, लेकिन समस्या यह है कि फिर वह राष्ट्रवाद क्यों ऐसा कहा जाने लगा था कि आधुनिक अवधारणा है। हम इस मुद्दे पे आएंगे। हम भारत से शुरू करते हैं यदि, तो हम कहेंगे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र तक आते आते भारत में राष्ट्रवाद ग्रीक अर्थ ग्रहण कर लिया। मतलब हम भारत को और ग्रीक के जो ट्रेडिशन है नेशन को लेकर के, उसमें हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपने सवाल 1 मिनट अभी लिख के रखें, मैं अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद हम आपके साथ बस 5 मिनट के बाद आपसे डिस्कशन के लिए भी तैयार रहेंगे। और अब आगे यदि हम ऐसा दिखा लिए, तो भारत के बारे में तो दिखाए कि वो मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक आते आते ऋग्वेद की परंपरा चली गई। तो ये चीज हमको पश्चिम में भी दिखानी होगी। तो पश्चिम के लिए फिर हम एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि पश्चिम में ईसाइयत के उदय ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को पहचान की नई राजनीति के कारण पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। अब ये तो पश्चिम के लिए बात आ गई कि क्यों वहाँ एक जो नेशनलिज्म डेवलप हो सकता था वो पृष्ठभूमि में चली गई। अब भारत में क्या बात आएगी, तो भारत में हम कहेंगे कि टैगोर, अरविंद और गांधी के चिंतन में ऋग्वैदिक राष्ट्रवाद की पुनः अभिव्यक्ति हुई है। और ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम कंक्लूड कहाँ कर सकते हैं, तो कंक्लूड करने के लिए फिर हम कहेंगे, एक हाइपोथेसिस लेंगे कि राजनीतिक राष्ट्रवाद पश्चिम की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत की विशेषता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ एक मुख्य हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए 6 और हाइपोथेसिस लिए गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने कुल 7 हाइपोथेसिस ले लिया, पर हाँ, इसमें क्या है कि सभी इंटरकनेक्टेड है। कई बार विद्यार्थी क्या कोशिश करता है कि जो वो कई हाइपोथेसिस लिया हुआ होता है उसमें इंटरकनेक्शन नहीं होता है, और फिर वह एक उलझाऊ, उबाऊ और फिर नहीं पूरा होने वाला काम बन करके रह जाता है। चलिए, तो हाइपोथेसिस के बारे में हम कहते हैं लास्ट में कि टेस्टेड हाइपोथेसिस इज थ्योरी। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, यदि उसको आप टेस्ट कर लेते हैं सफलतापूर्वक, तो वही थ्योरी बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो थ्योरी है वह इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन है। और कैसा इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन है, तो हम फिर से यहाँ थ्योरी की एक परिभाषा कर दें कि सिद्धांत भाषा आधारित ऐसी व्यवस्थित अभिव्यक्ति है जो संप्रेषणीय हो और जो सत्यापनीय हो। तो हमारी हाइपोथेसिस जब उसे हम टेस्ट कर लेते हैं, और उस टेस्ट के बाद जब हम ऐसी अभिव्यक्ति मतलब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं जो कम्युनिकेबल हो, जो हम दूसरे को कह सकें और उसका सत्यापन किया जा सके, तो यह एक सिद्धांत बन जाता है। टेस्टेड हाइपोथेसिस इज थ्योरी। मतलब हमने जो हाइपोथेसिस में कहा हुआ है, हम आगे चल करके अंत में उसी को सिद्धांत के रूप में फिर से
लिपिबद्ध करते हैं, उद्घोषित करते हैं। और अब तो समय, चूंकि समय की एक सीमा है, बहुत कम समय है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल हमसे हमारे साथ रखें। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। नमस्कार। अब आपकी बारी है।